हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे अपना 2024 का सैंपल पेपर, जिसमें आपने काफी सारे क्वेश्चंस को देख लिया है। आज कुछ और क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं जिन्हें हम डिस्कस कर लेंगे। उससे पहले देख लीजिए आपके पास कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं और आपने किस प्रकार से उन्हें यहाँ पर सॉल्व किया है। चलिए, प्रीवियस लेक्चर में आपने डिस्कस किया था यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27, जो कि आपके पास 4 नंबर का आता है। और ये जो प्रश्न है आपका और में भी आपके पास आता है, या तो आप ऊपर वाला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए या नीचे वाला कीजिए। सबसे पहले हम ऊपर वाले क्वेश्चन की बात कर रहे थे। आपको कहा गया है आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है। यहाँ पे शॉर्ट नोट नहीं, यहाँ पे डिटेल में आपको लिखना है, क्योंकि 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपने कहा कि सबसे पहले आपको बाइनरी फिजन के बारे में बताना है, द्विविखंडन क्या होता है उसके बारे में आपको बताना है, डायग्राम भी वहां पर बनाएंगे। हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, आपके पास जो बाइनरी फिजन का एग्जाम्पल आता है दैट इज अमीबा। क्या आता है? अमीबा। ठीक है, अमीबा में आपको द्विविखंडन बताना है। तो द्विविखंडन क्या होता है? अलैंगिक जनन का प्रकार है। और इस प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, जो एक जनक कोशिका होती है, अमीबा की जो जनक कोशिका होती है, वो विभाजित होकर 2 संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती हैं। और इसी को आप क्या कहते हैं? बाइनरी फिजन कहते हैं या द्विविखंडन कहते हैं। द्विविखंडन में क्या हो रहा है, एक सेल से, एक कोशिका से आपके पास 2 कोशिकाएं आ रही हैं। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? नेक्स्ट आपने बात की है कायिक प्रवर्धन की, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में आपने क्या पढ़ा था? आपने कहा था प्लांट्स जो होते हैं उनकी बॉडी के किसी भी भाग से या कोई भी जो भाग है वो नया पौधा बनाने में अगर सक्षम होता है तो आप उसे कायिक अंग कहते हैं। और इस प्रक्रिया को आप क्या कहते हैं? कायिक प्रवर्धन कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। ठीक है, इसके और में जो आपके पास क्वेश्चन आए हैं, आपके पास आए हैं निषेचन क्या है, फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं, किसे कहते हैं? आपने कहा नर और मादा युग्मक के संलयन को आप क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। ठीक है, अब आपको डिफरेंस बताना था, बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन में क्या डिफरेंस है ये आपको बताना था। सबसे पहले तो आप डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशन आपके पास आई थी। आपने कहा एक अगुणित नर युग्मक और एक अगुणित मादा युग्मक के संलयन से द्विगुणित कोशिका यानी कि युग्मनज का निर्माण होता है, जिसे निषेचन कहते हैं। यानी कि आपको क्या बोला गया है? हैप्लॉइड मेल गैमीट फ्यूज होता है किससे? हैप्लॉइड फीमेल गैमीट से। ठीक है, जब फ्यूज होता है तो ये क्या बनाता है? डिप्लॉइड सेल बनाएगा। अब इस डिप्लॉइड सेल को आप क्या कहते हैं? आपने कहा इसे कहते हैं जाइगोट या फिर इसे कहते हैं युग्मनज। क्या होता है? आपने कहा डिप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड में हमने डिफरेंस देखा था, ये आप अच्छे से समझते हैं। अब एक बार यहाँ पर आपने क्या पढ़ा था, डिफरेंस आप पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, तो जल्दी से आप रिवाइज करेंगे। सबसे पहले आपको मीनिंग बताई हुई है, यानी कि सबसे पहले आपको डेफिनेशन बताई है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स विद इन द बॉडी ऑफ फीमेल। यानी कि जो आंतरिक निषेचन है वो क्या है? आपने कहा कि जो फीमेल होती हैं उनकी बॉडी के अंदर अगर निषेचन की प्रक्रिया हो रही है, बॉडी के अंदर अगर हो रही है, तो आपने कहा आंतरिक निषेचन है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में आपने कहा कि अगर जो निषेचन है वो शरीर से बाहर हो रहा है, तो कहाँ पे हो रहा है? वाटर बॉडीज में होता है, पानी में होता है, तो आपने उसे बाह्य निषेचन कहा था। सेकेंड कॉलम आपको बताया गया है क्वांटिटी ऑफ गैमीट रिलीज, यानी कि जो यहाँ पर युग्मकों का नंबर है, युग्मक जो बन रहे हैं उनकी संख्या कितनी है। आपने कहा जो आंतरिक निषेचन होगा उसमें युग्मकों की संख्या क्या होगी? कम होती है। किसके कंपैरिजन में? जो बाह्य निषेचन होता है, क्योंकि बाह्य निषेचन में यहाँ पर बहुत सारे युग्मक, बहुत सारे गैमीट बनते हैं। रीजन आपको बताया गया था, क्योंकि यहाँ पर जो चांसेस होते हैं निषेचन के, वो आंतरिक निषेचन में ज्यादा होते हैं, बाह्य निषेचन में कम होते हैं। क्योंकि आंतरिक निषेचन हो रहा है बॉडी के अंदर, सारी जो इन्वायरमेंट है या जो सारी कंडीशन है वो फेवरेबल है, यानी कि निषेचन के अनुकूल वहां पर होती है। अगर हम बाह्य निषेचन की बात करें, आपने कहा वाटर बॉडीज में हो रहा है, और अगर वाटर बॉडीज में हो रहा है तो आपने कहा कि शरीर से बाहर हो रहा है। अब यहाँ पर क्या होते हैं, जो गैमीट है वो सुरक्षित रहें या ना रहें, या फिर आपने कहा कि ये सनलाइट हो पाए या नहीं हो। ठीक है, तो आपको रीजन क्या बताया गया है? आपने कहा कि यहाँ पर रीजन क्या है कि जो क्वांटिटी में डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि जो आंतरिक निषेचन है वहां पर सारी जो कंडीशन है वो अनुकूल है। जो बाह्य निषेचन है, क्योंकि पानी में बाह्य निषेचन हो रहा है,
तो हो सकता है कि जो गैमेट है वहां पर डिस्ट्रॉय हो जाए, हो सकता है कि जो जलीय जीव है वो गैमेट्स को क्या करें, डिस्ट्रॉय कर दें। तो इस वजह से यहाँ पर क्या होता है, जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है आपका, वहां पर आपका जो गैमेट का प्रोडक्शन है वो अधिक यहाँ पर होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपको कहा गया गैमेट इन्वॉल्व। तो गैमेट इन्वॉल्व यहाँ पे आपने कहा कि ओनली मेल गैमेट, यहाँ पर सिर्फ मेल गैमेट ही मूव करेगा। ठीक है, यहाँ पर दोनों गैमेट मूव करेंगे। अब आपको साइट बता रही थी, तो साइट आपको पता है कि जो आंतरिक निषेचन है वो फीमेल बॉडी के अंदर होता है, और जो बाह्य निषेचन है वो क्या होता है, वाटर बॉडीज में होता है। ठीक है, टाइप्स बताए गए हैं आपने कहा आंतरिक निषेचन में जो जीव होते हैं वो विविपैरिटी, ओविपैरिटी और ओवो विविपैरिटी टाइप के होते हैं। बाह्य निषेचन में आपको कोई भी टाइप देखने को नहीं मिलता है। इसके बाद आपको मेरिट्स और डीमेरिट्स बताए गए हैं, यानी कि लाभ और हानि दोनों चीजें यहाँ पर आपको बताई गई हैं। लास्ट में एग्जाम्पल आपने यहाँ पर देखे हैं। क्लियर है, इतना इजी है और आपको यहाँ पर इसे सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 आपके पास 4 नंबर का आता है, 3 पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहले आपके पास ये 2 नंबर का आता है, ये आपका 1 नंबर का आता है और ये भी 1 नंबर का आता है। ठीक है, देख लेते हैं। सबसे पहले पार्ट्स में आपको कहा गया है रंध्र किसे कहते हैं, स्टोमेटा किसे कहते हैं, रंध्र का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, क्या होता है स्टोमेटा, यानी कि व्हाट आर स्टोमेटा, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ स्टोमेटा। तो सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन आता है कि स्टोमेटा क्या है, रंध्र क्या है। तो रंध्र आप समझते हैं, एक कोई भी जो छेद होता है उसे आप क्या कह देते हैं, रंध्र कह देते हैं। लेकिन रंध्र हम यहाँ पर एक स्पेशल पार्ट में डिस्कस करते हैं। ये आपकी लीफ है। ठीक है, ये आपकी क्या है, पत्ती है, लीफ है। और आपने कहा ये है आपकी पत्ती। अब इस पत्ती के 2 सरफेस होते हैं। ठीक है, 2 सरफेस होते हैं, एक होता है अपर सरफेस और एक होता है लोअर सरफेस। जैसे कि इस प्रकार से आपकी पत्ती होती है, ये आपकी पत्ती की अपर सरफेस है और ये आपकी पत्ती की लोअर सरफेस है। अगर आप इसका डिटेल डायग्राम देखते हैं तो क्या देखते हैं आप लोग, आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। जब आप पत्ती का क्या देखते हैं, पत्ती को आप अगर माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये आपका क्या है, पत्ती का डायग्राम है। अब यहाँ पर आप देखिए, ये है आपकी क्यूटिकल। क्या है, ये क्यूटिकल है। ठीक है, ये भी आपका क्या है, क्यूटिकल है। ये आपका क्या है, अपर एपिडर्मिस। ये अपर एपिडर्मिस, ये है मेसोफिल सेल। ये आपकी क्या है, लोअर एपिडर्मिस है। सबसे पहले तो पत्ती की संरचना देखिए कि पत्ती में आपके पास कौन कौन से भाग आते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर कि जो पत्ती है उसमें स्टोमेटा कहाँ पाए जा रहे हैं। चलिए, भी बात क्लियर है। अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो सेल्स हैं ये यहाँ पर इस प्रकार के इतने, ये जो सेल्स हैं यहाँ पर कुछ इस प्रकार की संरचनाएं मिलती हैं। इस प्रकार से यहाँ पर कुछ इस प्रकार की संरचनाएं मिलती हैं। कहाँ पर मिल रही हैं, आपके एपिडर्मिस में मिल रही हैं।
ठीक है, आपकी क्या मिल रही है, एपिडर्मिस में मिल रही है। यहाँ पर स्पेस होता है, ये जो सेल्स है एकदम से इतने कॉम्पैक्ट नहीं होते हैं, थोड़ा स्पेस होता है। ये जो संरचनाएं आपके पास आती हैं इन्हें आप कहते हैं रंध्र, इन्हें आप कहते हैं स्टोमेटा। ठीक है, अब आपको बताना है इन स्टोमेटा का क्या कार्य होता है, किस प्रकार की इनकी संरचना होती है, तो आपको इनके बारे में क्या देनी है, जानकारी देनी है। क्लियर है इतनी बात? कहाँ पर स्टोमेटा पाए जा रहे हैं? अच्छा, ये आपकी जो लीफ है ये अपर सरफेस, अपर एपिडर्मिस आपका कहाँ है, अपर सरफेस पे होगा। आपने लीफ देखी होगी तो आपने देखा कि लीफ का जो अपर पोर्शन होता है वो डार्क कलर का होता है। ठीक है, उसे आप अपर एपिडर्मिस है आपकी। उसके बाद आपकी मेसोफिल सेल्स आती हैं। मेसोफिल सेल्स का क्या फंक्शन होता है आपको पूछा जाता है। यहाँ पर इन्हीं सेल्स के द्वारा क्या होता है, जो फोटोसिंथेसिस है वो परफॉर्म होती है। ये आप जब आप छोटी क्लासेस में थे आपसे पूछा जाता था कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, आपका आंसर था फोटोसिंथेसिस क्या होती है, पत्तियों में होती है, ग्रीन लीव्स में होती है। लेकिन अगर अब आपसे पूछा जाए कि जो फोटोसिंथेसिस है वो पत्ती के किस रीजन में होती है, अब आपका आंसर होना चाहिए कि मेसोफिल सेल्स में होती है। ठीक है, पत्ती की मेसोफिल सेल्स में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। क्लियर है इतनी बात? अब पढ़ लेते हैं स्टोमेटा को। स्टोमेटा का जो डायग्राम है आपने कुछ इस प्रकार का देखा। इस प्रकार का आपने देखा। ठीक है, आपने कहा ये दो आपके पास आती हैं, इन्हें आप कहते हैं गार्ड सेल। क्या कहते हैं इन्हें? गार्ड सेल्स कहते हैं। और बीच में आपका क्या दिखाई दे रहा है, पोर दिखाई दे रहा है, जिसे आप क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहेंगे। ठीक है, ये सेम ये वाला डायग्राम है, सेम क्या है, ये वाला डायग्राम है। अब आपने कहा ये स्टोमेटा करते क्या है, इनका फंक्शन क्या है पत्ती में, क्यों हम स्टोमेटा पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने कहा हम कोई भी चीज अगर पढ़ते हैं तो बिना रीजन के नहीं पढ़ेंगे। कोई भी अगर आप पार्ट्स पढ़ रहे हैं, किसी भी टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं, इसका मतलब उसका कोई रीजन होता है, उसका कोई फंक्शन होता है। यहाँ पर स्टोमेटा का भी फंक्शन होगा। आपने कहा स्टोमेटा वहाँ पर बहुत सारे कामों में क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। जैसे कि आपने कहा कि जब आप फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे थे तो आपने कहा कि यहाँ पर अंदर क्या जाती है, CO2 जाती है। फिर आपने कहा कि जब फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन बनती है तो आपने कहा ये ऑक्सीजन बाहर भी आती है। ठीक है, क्या हो रहे हैं यहाँ पे, गैसेस एक्सचेंज हो रहे हैं। प्लस आपने क्या बोला था, अगर यहाँ पर अधिक पानी हो जाए, पानी की अधिक मात्रा हो जाए, तो ये जो पानी है ये इन्हीं स्टोमेटा के द्वारा भाप के रूप में बाहर आ जाता है, जिसे आप इवेपोरेशन कहते हैं, ट्रांसपीरेशन कहते हैं। आपने क्या जाना, ये तीनों जो चीजों का यहाँ पर क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, वो किसके माध्यम से हो रहा है, स्टोमेटा के माध्यम से हो रहा है। ठीक है, अब आपने कहा किस प्रकार से होता है, ये भी आपको फंक्शनिंग भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो स्टोमेटा है आपका, ये कैसा है, क्लोज है, बंद है। क्यों क्लोज है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कि क्यों स्टोमेटा क्लोज होते हैं। तो आपने कहा ओपन जो स्टोमेटा होगा वो कैसा दिखता होगा, आपने कहा ओपन जो स्टोमेटा होते हैं वो इस प्रकार से बल्ज आउट हो जाते हैं, इस प्रकार से। ठीक है, दोनों इक्वल साइज के होंगे, इस प्रकार से। ठीक है, स्टोमेटा ओपन हो गया है, यानी कि बाहर की चीजें अंदर, अंदर की चीजें बाहर आ सकती हैं। अब आपको ये देखना है ये स्टोमेटा ओपन और क्लोज कैसे हो रहे हैं। ये तो क्या है, क्लोज है, ये क्या है, क्लोज है, ये क्या है, ओपन है। आपको ये देखना है कि ये क्लोज और ओपन कैसे हो रहे हैं, फंक्शनिंग देख लें किस प्रकार से होती है। चलिए, ये आपके पास आया स्टोमेटा। ये आपके पास आया स्टोमेटा। ठीक है, इन स्टोमेटा में क्या हुआ, वाटर एंटर हो गया, जो पानी है, पानी अंदर आ गया है, पानी की एंट्री हुई यहाँ पर। जब पानी की एंट्री हुई तो अब पानी कुछ फोर्स लगाएगा, लगाएगा फोर्स। तो पानी क्या करेगा, इधर की साइड, इस वाली गार्ड सेल में इधर की साइड फोर्स लगाता है, और इस वाले गार्ड सेल में इधर की ओर फोर्स लगाता है। ठीक है, अब ये प्रोसेस क्यों हो रही है, ऑस्मोसिस पढ़ा है आपने, ऑस्मोसिस जब आपने पढ़ा होगा, ऑस्मोसिस के टाइप आपने पढ़े होंगे, तब ये प्रक्रिया हो रही है। क्या होता है ऑस्मोसिस, मूवमेंट ऑफ वाटर होता है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, यानी कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता में जो पानी का प्रवाह हो रहा है उसे आप क्या कह रहे हैं, ऑस्मोसिस कह रहे हैं। क्लियर है इतनी बात? अब आपने क्या कहा कि जब पानी एंटर हुआ तो पानी ने क्या किया, इन गार्ड सेल पे फोर्स लगाया। तो जब फोर्स लगाया, देखिए आपने कहा इस प्रकार की जो गार्ड सेल थी वो इस प्रकार से थी। ठीक है, बीच में आपको स्टोमेटा दिखा, ये क्या है, क्लोज है। अब जब यहाँ पर पानी फोर्स लगाएगा तो ये गार्ड सेल इस प्रकार से हो जाएंगे, इस प्रकार से, और यहाँ पर छोटा सा आपको क्या दिखेगा, स्पेस दिखेगा। यानी कि अब क्या हो गया है, जो यहाँ पर चीजों का ट्रांसफर है वो आराम से हो सकता है।
सेम यही चीज यहाँ पर भी दिखा दें कैसा हुआ। आपने कहा ये जो गार्ड सेल है ये इधर की ओर क्या हो गई है, बल्ज आउट हो गई है, इस प्रकार से बल्ज आउट हो गई है, इस प्रकार से हो गई है, स्टोमेटा ओपन हो गया। जब स्टोमेटा ओपन हुआ तो अब यहाँ से क्या है, जो ऑक्सीजन है वो बाहर निकल गई और जो CO2 है वो अंदर एंटर हो गई है। पहला काम तो ये हो गया। दूसरा काम क्या होता है, हमने कहा गैसेस एक्सचेंज तो यहाँ पर हो गया है, स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग हो गई है। अब क्या हुआ, अब देखिए स्टोमेटा हमेशा ओपन नहीं रहेंगे, क्योंकि अगर हमेशा ओपन रहेंगे तो यहाँ पर पानी की हानि होगी। कैसे होगी, हमने कहा ये आपकी पत्ती है, यहाँ पर स्टोमेटा है जो ओपन है, ठीक है। अब यहाँ पर पत्ती में क्या है, पानी की अधिक मात्रा हो गई है, पानी की क्या है, अधिक मात्रा हो गई है। ये पानी है लिक्विड में, तरल अवस्था में है पानी। पानी की अवस्थाएं आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी है, जब आप 6th क्लास में थे तब आपने पानी की अवस्थाएं पढ़ी थी। आपने कहा ये जो पानी है ये किस अवस्था में है, तरल अवस्था में है। तो क्या होता है, सबसे पहले पानी क्या होता है, गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है, यानी कि ये पानी गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो गया है और अब इस स्टोमेटा के द्वारा ये क्या हो गया है, गैसीय अवस्था में बाहर आ गया है। इसी को आप ट्रांसपिरेशन कहते हैं सर, ट्रांसपिरेशन। यानी कि वाष्पोत्सर्जन, इसी को आप कहते हैं, ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस हो गई है। अब हमने कहा कि अगर स्टोमेटा हमेशा ही ओपन रहेंगे तो क्या होगा, ट्रांसपिरेशन होता रहेगा। अगर ट्रांसपिरेशन होता रहेगा तो पानी की अधिक हानि हो जाएगी। देखिए यहाँ पर ट्रांसपिरेशन उतनी ही अमाउंट में होगा जितना कि एक्स्ट्रा पानी प्लांट के पास है। अगर स्टोमेटा ओपन है तो यहाँ पर ट्रांसपिरेशन होता रहेगा, पानी निकलता रहेगा और इसी प्रकार से पानी की हानि पौधे में आपको देखने को मिलती है। इसीलिए क्या होता है, जो मैक्सिमम टाइम जो स्टोमेटा होते हैं वो क्लोज रहते हैं, ठीक है। स्टोमेटा तभी ओपन होते हैं जब उनकी आवश्यकता होती है। क्लियर है कि बात, स्टोमेटा क्या होते हैं, स्टोमेटा का फंक्शन क्या है, स्टोमेटा की ओपनिंग किस पर निर्भर करती है। अब बात कर लेते हैं स्टोमेटा की क्लोजिंग की। स्टोमेटा की क्लोजिंग की जब आपने बात की, आपने कहा क्या था, जो गार्ड सेल्स था उसमें पानी था। अब यहाँ पर क्या होता है, अब यहाँ पर क्या होता है, जो पानी है वो बाहर की ओर मूव कर गया। जब बाहर की ओर मूव कर गया तो जो गार्ड सेल्स थी अब वो क्या होंगी, फिर से अपनी शेप में आ जाएंगी। यानी कि ये जो स्टोमेटा था अब वो क्लोज हो गया है, ठीक है। ये जो ओपन स्टोमेटा था वो क्लोज हो गया है। तो क्लियर है आपको कैसे होते हैं स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस क्वेश्चन का, जिसमें आपसे पूछा गया है फाइटो हार्मोन्स क्या होते हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन हमें बता रहा है फाइटो का मतलब क्या होता है, प्लांट्स की जब आप बात करते हैं। हार्मोन्स आप लोग जानते हैं केमिकल्स होते हैं, केमिकल मैसेंजर होते हैं। तो आपको पूछा गया है बेसिकली प्लांट हार्मोन के बारे में। चलिए उससे पहले स्टोमेटा के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्या क्या चीजें आपको बताई गई हैं। आपने कहा स्टोमेटा आर टिनी ओपनिंग्स, यानी कि स्टोमेटा क्या है, छोटी छोटी ओपनिंग्स आपके पास आती हैं। स्टोमेटा आर टिनी ओपनिंग्स फॉर पोर्स इन प्लांट टिश्यू दैट अलाउ फॉर गैसेस एक्सचेंज, यानी कि स्टोमेटा पौधों में छोटी छोटी छिद्री होते हैं जो गैस विनिमय की अनुमति देते हैं, ठीक है। स्टोमेटा आर टिपिकली फाउंड इन प्लांट लीव्स बट कैन ऑल्सो बी फाउंड इन सम स्टेम्स। वैसे तो ये क्या पाए जाते हैं, पत्तियों में ही पाए जाते हैं, ठीक है। आमतौर पर पत्तियों में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ तनों में भी पाए जा सकते हैं। Specialized cell known as guard cell surround stomata and function to open and close stomatal pores, यानी कि गार्ड कोशिकाओं के रूप में जाने जाने वाली विशेष कोशिकाएं रंध्रों को घेरती हैं और उन्हें खोलने और बंद करने का कार्य करती है। अगर आपसे कहा जाए कि स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग किस पर निर्भर करती है, आपने कहा गार्ड सेल होती है उन पर। तो आपने कहा कि जो गार्ड सेल का जो मूवमेंट है, गार्ड सेल में जो चेंजेस आ रहे हैं वो किस पर निर्भर करते हैं, आपने कहा पानी की एंट्री पर, ठीक है, इस पर निर्भर करते हैं। नेक्स्ट आपको कहा गया है स्टोमेटा or a plant to take carbon dioxide which is needed for a photosynthesis. They also help to reduce water loss by closing when the conditions are hot or dry. Stomata look like a teeny moths which open and close as they assist in ट्रांसपिरेशन। क्या आपको कहा गया जो स्टोमेटा होते हैं पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड लेने की अनुमति देते हैं जो कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं। वे गर्म या शुष्क होने पर बंद होकर पानी के नुकसान में कमी करते हैं, ठीक है। स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर गर्मी हो गई है, तापमान बढ़ गया है, स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं।
ताकि पानी की हानि ना हो, क्योंकि मिट्टी में वैसे ही पानी की क्या होती है, हानि होती है, क्योंकि मिट्टी से क्या होगा, वहां पर इवेपोरेशन होता रहेगा, वाष्पीकरण होता रहेगा। तो यहाँ पर जो पौधा है, पौधे में पानी की हानि ना हो, इसीलिए जो स्टोमेटा होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं। स्टोमेटा छोटे मुंह की तरह दिखते हैं, जो वाष्पोत्सर्जन में सहायता करते हुए खुलते और बंद होते हैं। क्लियर है इतनी बात? एक बार आप ये चीजें नोट कर लीजिए स्टोमेटा के बारे में, जो भी आपको बताया गया है। चलिए, तो नेक्स्ट देखते हैं आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है वो आया है हार्मोन्स के बारे में और फाइटो हार्मोन्स के बारे में। सबसे पहले आपको हार्मोन्स के बारे में बताया गया है। आपने कहा हार्मोन्स आर केमिकल्स मैसेंजर सिक्रेटेड बाय अ सर्टेन टाइप्स ऑफ सेल्स। ठीक है, जो हार्मोन्स होते हैं वो क्या होते हैं, केमिकल मैसेंजर होते हैं। ठीक है, जो कि आपकी जो टारगेट सेल होती है, जो टारगेट ऑर्गन होते हैं, उन्हें स्टिमुलेट करती हैं ताकि वो अपना कार्य कर सके। ये सारी चीजें आप अच्छे से समझ चुकी हैं, क्योंकि जब हम बात कर रहे थे यहाँ पर एनिमल हार्मोन्स के बारे में और आपने एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा था, वहां पर आपने एग्जाम्पल देखे थे किस प्रकार से हार्मोन रिलीज हो रहे हैं और वहां पर उनकी फंक्शनिंग हो रही है। ठीक है, तो आपने कहा दे आर रिलीज इन टीनी अमाउंट्स। हार्मोन्स हमेशा क्या होते हैं, ऐसा नहीं है कि हार्मोन्स हमेशा एक ही अमाउंट में रिलीज होंगे या फिर हमेशा रिलीज ही होते रहेंगे। जब भी हार्मोन्स की आवश्यकता होती है, हार्मोन्स तभी रिलीज होते हैं, और जितनी मात्रा की आवश्यकता होती है उतनी ही वहां पर रिलीज होती है। हार्मोन्स आर स्लो टू फंक्शन। हार्मोन्स क्या होते हैं, स्लोली यानी कि धीरे काम करते हैं, बट देयर इफेक्ट्स आर कंसिस्टेंट एंड लॉन्ग लास्टिंग। देखिए, ये काम तो अपना, इनका जो इफेक्ट है वो आपको धीरे धीरे दिखेगा, लेकिन कैसे होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, यानी कि अधिक समय तक रहते हैं। अब बात करेंगे फाइटो हार्मोन्स की। क्या होते हैं फाइटो हार्मोन्स? आपने कहा प्लांट ग्रोथ substances, plant hormones and plant growth regulators are all terms used to describe phytohormones। देखिए, प्लांट में कोई भी चेंज आ रहे हैं, जैसे कि ग्रोथ हो रही है, ठीक है, प्लांट में ग्रोथ हुई या प्लांट का डेवलपमेंट हुआ या प्लांट में फ्लावरिंग हो रही है या फिर प्लांट में जो फ्रूट है वो पक रहे हैं या फिर प्लांट में सेल डिवीजन हो रही है, ये सारी चीजें किस पर निर्भर करती हैं, यहाँ पर हॉर्मोन्स पर रिलीज करती हैं। आपने कहा दे आर स्मॉल सिंपल compounds with a wide range of chemical properties। ठीक है, ऑक्सिन पार्टिसिपेट इन ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटीज। तो यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिया गया है किसका, ऑक्सिन का। ऑक्सिन क्या है, फाइटो हार्मोन है, प्लांट हार्मोन है, पादप हार्मोन भी आप इसे कहते हैं। इसका फंक्शन होता है ग्रोथ को प्रमोट करना। ठीक है, जो ग्रोथ हो रही है वो किस पर निर्भर करती है, आपने कहा ऑक्सिन पर निर्भर करती है। सेकेंड हार्मोन आपके पास है एब्सिसिक एसिड, प्ले एन एसेंशियल रोल इन प्लांट रिस्पॉन्सेज टू बाउंड एंड बायोटिक एंड एबायोटिक ग्रोथ स्ट्रेसेस। ठीक है, क्या क्या चीजें आपने पढ़ी देखिए। आपने कहा हार्मोन कुछ प्रकार की कोशिकाओं द्वारा स्रावित रासायनिक संदेश वाहक होते हैं। वे छोटी मात्रा में क्या होते हैं, श्रावित होते हैं। जारी का मतलब यहाँ पर क्या होगा, श्रावित होगा। ठीक है, श्रावित होते हैं। हार्मोन काम करने में धीमे होते हैं, लेकिन उनका जो प्रभाव है वो क्या होता है, लंबे समय तक रहता है। फाइटो हार्मोन के बारे में आपको क्या बोला, आपने कहा पादप वृद्धि हार्मोन, पादप हार्मोन और पादप वृद्धि नियामक, ये सभी शब्द फाइटो हार्मोन का वर्णन करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। यानी कि सारे वर्ड्स जो है वो फाइटो हार्मोन को यहाँ पर बताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपने कहा वे रासायनिक गुणों की विशिष्ट विस्तृत श्रृंखला के साथ छोटे सरल यौगिक होते हैं। ऑक्सिन का एग्जाम्पल है, ऑक्सिन क्या करता है, विकास प्रचार गतिविधियों में भाग लेता है। एब्सिसिक एसिड घावों और जैविक अजैविक मूल तनाव के प्रति पौधे की प्रतिक्रिया का एक आवश्यक भूमिका को निभाता है। एग्जाम्पल क्या क्या है आपके पास, फाइटो हार्मोन के ऑक्सिन है, जिबरलिन है। ठीक है, ये क्या होगा, जिबरलिन होगा। नेक्स्ट आपने कहा साइटोकाइनिन है, एथिलीन है, एब्सिसिक एसिड है, ये सारे क्या होते हैं आपके पास, फाइटो हार्मोन के एग्जाम्पल आते हैं। चलिए, नेक्स्ट जो आपके पास आता है उसमें आपको बताया गया है, इसके साथ आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, यहाँ पर आप 2024 का क्वेश्चन पेपर सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे थे। इसमें आपने सारे क्वेश्चंस को देखा, जिसमें आपने बायो के पोर्शन में जितने भी क्वेश्चन आए थे उन्हें आपने डिस्कस किया। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ चैप्टर को लेंगे, चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट टर्म्स होते हैं उन्हें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपका जो हेरिडिटी वाला चैप्टर आता है उसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आप क्या क्या डिस्कस करेंगे, जीन क्या होते हैं, एलील क्या होते हैं, जीन लोकस क्या होते हैं, हेटेरोजाइगस क्या होते हैं, होमोजाइगस क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जीन के बारे में। ठीक है,
जीन के बारे में जब आप बात करते हैं तो आपने कहा जीन क्या होते हैं, तो आपने यहाँ पर पहले भी डिस्कस किया है, जीन आपका आता है डीएनए और आपका आता है क्रोमोसोम। ठीक है, इन तीनों में क्या डिफरेंस है ये आपको पता करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आपके डीएनए से। आपका जो डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंड होता है, ठीक है, और इसमें क्या होते हैं, जो डीएनए है, डीएनए किस किस चीज से मिलकर के बना होता है, आपको क्वेश्चन दिया गया था, मैं मान के चल रही हूँ आपने ये क्वेश्चन पढ़ा होगा। ठीक है, अब आपने कहा कि डीएनए क्या होता है, यहाँ पर डीएनए में जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी होती है, आपकी बॉडी की जितनी भी इंफॉर्मेशन है, आपके जो भी कैरेक्टर हैं, सारी इंफॉर्मेशन आपके डीएनए में होती है। तो आपने कहा ये जो डीएनए है, ये जो डीएनए है आपका, यहाँ पर एक प्रोटीन हमने बोली थी, क्या बोला था उस प्रोटीन का नाम, पहले भी आपको कराया गया था, ये है हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, अब ये क्या होता है, इस प्रकार से अरेंज हो गया, जो आपका डीएनए है ये इस प्रकार से यहाँ पर अरेंज हो गया है, इस प्रकार की संरचना में। यहाँ पर आपका क्या आ गया है, हिस्टोन प्रोटीन आ गया है। इसके साथ आपके पास क्या आया, नॉन हिस्टोन प्रोटीन आ गया है, और इस संरचना को अब आप क्या कहेंगे, ये तो है आपका डीएनए, ये है आपका क्रोमोसोम। अब आता है आपके पास जीन, की जीन क्या होता है, आपने कहा डीएनए का एक ऐसा सेगमेंट, एक कोई भी ऐसा पार्ट, या फिर डीएनए का पार्ट जो कि किसी भी गुण के लिए क्या होता है, किसी भी कैरेक्टर को क्या करता है, कंट्रोल करता है, और उस कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा जो डीएनए का ये वाला पोर्शन है ये एक गुण के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, तो हमने कहा कि ये क्या है, एक जीन है, और जीन हमेशा कैसे होते हैं, हमेशा पेयर में होते हैं, हमेशा जोड़े में रहते हैं। क्लियर है इतनी बात। इसी चीज को हमने अगर और इलेबोरेट किया तो आपने कहा कि डीएनए का वो पार्ट जो आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, और प्रोटीन, ये प्रोटीन क्या कर रहा है, किसी भी गुण के लिए, किसी भी कैरेक्टर के लिए उत्तरदायी है। तो आपने कहा कि उस पार्ट को हम जीन कहते हैं, तो हम डायरेक्ट ये भी कह सकते हैं कि जीन क्या होता है, गुणों के लिए उत्तरदायी होता है, जो आपके जीन पेयर होते हैं वो आपके क्या होते हैं, गुणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। क्लियर है इतना कि जीन, डीएनए और क्रोमोसोम में क्या डिफरेंस होता है, एक बार देखिए। ठीक है, सेकेंड जो टर्म आपके पास आता है वो है जीन लोकस। ये आपका जीन, जीन लोकस को पहले डिस्क्राइब करेंगे, एलील के बारे में बाद में बात करेंगे। जीन लोकस का क्या मतलब है, आपने कहा ये आपका क्या है, क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम में आपका डीएनए है। अब आपने कहा कि डीएनए के इस पोर्शन में, फॉर एग्जांपल डीएनए के इस पोर्शन में एक जीन पाया जा रहा है, हम मान लेते हैं कि ये आपकी हाइट का जीन है, तो हमने कहा इसे हम किससे दिखाते हैं, कैपिटल टी से दिखा देते हैं। तो आपने कहा कि ये जो कैपिटल टी है वो इस वाले रीजन में पाया जा रहा है, उस रीजन को, उस जगह को, उस स्थान को आप क्या कहते हैं, लोकस कहते हैं। जीन जिस स्थान पर पाया जा रहा है उसे आप क्या कह रहे हैं, जीन लोकस कह रहे हैं। तो क्लियर है आपका, जीन किसे कहते हैं, जीन लोकस किसे, आपने कहा क्रोमोसोम में वो पोर्शन जहां पर कोई जीन पाया जा रहा है, यानी कि जीन की स्थिति जहां पर है, उस रीजन को, उस स्थान को आप क्या कहते हैं, जीन लोकस कहते हैं। क्लियर है इतनी बात कि जीन क्या हुए और जीन लोकस क्या हुए। नेक्स्ट हम बात करेंगे एलील क्या होते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है आपके जीन और एलील में कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस के बारे में भी हम बात करेंगे। आपको करना क्या है, कुछ कुछ जो टर्म्स आपके पास आते हैं वो आप पढ़ के आएंगे, क्योंकि जब हमने चैप्टर डिस्कस किया था आपने सारे ही टर्म्स को देखा था, आपको नोट भी करवाया गया था, एक बार अपने नोट्स को आप लोग चेक कर लेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे, अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।